Assalamu alaikum everyone. This is Amna Khan and today I welcome all of you guys to my YouTube channel, The Language Heaven. In this lecture we are going to grasp past continuous tense in both active and passive voice. What is past continuous tense? How to use in different situations and different types of sentences. What is the difference between American and British English in past continuous tense? We are going to understand all of this. So what is past continuous tense? Past continuous tense is actually used to describe any action जो कि पास्ट में एक स्पेसिफिक मोमेंट पर ऑनगोइंग था या फिर जारी था. नाम से ही जाहिर हुआ है पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पर कंटिन्यूस यानी जारी. तो कोई भी काम जो कि पास्ट में जारी था. तो ये अक्सर सीन सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, पैरेलल एक्शंस शो करने के लिए इस्तेमाल होता है और एक दूसरे एक्शन से इंटरप्शन को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है. अब सबका मतलब क्या है तो ये आगे चलकर हम लोग सब कुछ सीखेंगे. एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट वाज या वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. अब वाज या वर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल होता है. तो प्लीज़ आप लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के साथ कंफ्यूज नहीं करना. वाज या वर्ब के डिफरेंट यूसेजेस हैं. एज अ हेल्पिंग वर्ब ये डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद वाज या वर्ब लगेगा. प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी लगेगा. और वास जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगता है. ये बात आप लोगों ने याद रखनी है. आई, ही, शी, इट के साथ वास लगेगा और वी, यू, दे के साथ वर लगेगा यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर लगेगा. तो ये आप लोगों ने एक डिफरेंस को याद रख लेना है. ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूसेज किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है? मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक स्पेसिफिक टाइम में पास्ट में कोई भी एक्शन जो कि ऑन गोइंग था. मिसाल के तौर पर एट 9 PM आई वॉज वॉचिंग अ मूवी. 9 बजे, रात के 9 बजे मैं मूवी देख रहा था या देख रही थी. ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नुआंस मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि दो पैरेलल एक्शंस को शो करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है. इसका मतलब क्या है? यानी दो या दो से ज़्यादा एक्शंस जो कि एक सेम टाइम पर हैपन हो रहे हों तो उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है. मिसाल के तौर पर वाइल आई वॉज रीडिंग माई सिस्टर वॉज कुकिंग. जब मैं पढ़ रही थी या पढ़ रहा था मेरी बहन खाना बना रही थी. ये दो पैरेलल एक्शंस जो हैं उन्हें डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होता है. उसके बाद मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि किसी एक्शन की इंटरप्शन को शो करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है. तो यहाँ है टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन ऑफ्टन यूजिंग द सिंपल पास्ट. यानी कोई भी पास्ट एक्शन जो कि एक दूसरे एक्शन से इंटरप्ट हुआ हो यानी दखल अंदाजी उसमें हुई हो तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है. तो अब यहाँ पर जो सेंटेंस जो कि इंटरप्ट करता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को तो वो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है. मिसाल के तौर पर आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग यानी मैं सो रही थी, मैं सो रहा था जब फ़ोन बजा. अब आई वॉज स्लीपिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, पास्ट में होने वाला एक एक्शन ऑन गोइंग. उसके बाद एक दूसरे काम ने उसकी स्लीपिंग को डिस्टर्ब किया यानी एक दूसरे सेंटेंस ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंटरप्ट किया जो कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था. तो यहाँ पर इस तरह से एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना है जो कि आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से. ओके, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले क्या कहा था, एक मैंने फ्रेज यूज़ किया था टू सेट द सीन. मैंने कहा यहाँ पर आप लोग इसे जस्ट समझ लें, आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि इसका मतलब क्या है. तो यहाँ पर इसका मतलब ये है टू क्रिएट अ बैकग्राउंड और सेट द एटमॉस्फेयर इन अ स्टोरी. इसका मतलब ये है सेट द सीन का मतलब है कि एक स्टोरी में यानी एक कहानी में जब आप एक एटमॉस्फेयर सेट कर रहे हैं, जो एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, उस टाइम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग हैविली
and people were running for shelter. मूसलाधार बारिश हो रही थी और लोग पनाहगाह के लिए भाग रहे थे, दौड़ रहे थे. तब यहाँ पर किस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हुआ. फिर to express irritation or annoyance with something that happened repeatedly in the past, often with always. अब यहाँ पर जो है ना, आप किसी चीज़ से अपनी इरिटेशन का इजहार करें या अनॉयंस, गुस्से का इजहार करें कोई ऐसे काम के लिए जो कि बार बार पास्ट में हो रहा था, तो यहाँ पर जो कि अक्सर ऑलवेज के साथ फॉलो करता है. एग्जाम्पल, ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द फूड. वो हमेशा खुराक की शिकायत करता रहा था. तब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक मिसाल है. अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंट सेंटेंस टाइप्स मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो जनरल सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है. सब्जेक्ट, वाज वर्ब, वर्ब आईएनजी. सिंपल. आई वाज स्टडीइंग, दे वर लाफिंग और शी वाज कुकिंग. अब नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, बहुत आसान तरीका है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है. सब्जेक्ट, वाज वर्ब, सेम स्ट्रक्चर. उसके बाद नॉट आएगा वर्ब और आईएनजी से पहले, यानी पहले जो सब्जेक्ट वाज वर्ब के साथ वर्ब आईएनजी लग रहा था ना, अब यहाँ पर उस वर्ब आईएनजी से पहले नॉट आएगा और कोई ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा तो आप वो भी लगा सकते हैं. आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रही थी या मैं नहीं सो रहा था. ही वाजंट ड्राइविंग केयरफुली, इसका मतलब क्या है कि वाज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है वाजंट की फॉर्म में, यानी वाज नॉट को मुख्तसर कर दिया गया है. ये स्पोकन इंग्लिश में कॉमन होता है, रिटन इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं होता. हाँ, रिटन इंग्लिश में जैसे आप लोग नॉवेल्स लिखते हैं, प्लेस लिखते हैं, कोई भी रिटन इंग्लिश में आपने कोई भी क्रिएटिव राइटिंग की हुई है और उसमें दो लोगों का डायलॉग अगर शो किया जा रहा है तो उसमें आप लोग जो हैं इस तरह की कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी टेंस की, क्योंकि उसमें एक सीन सेट किया हुआ होता है जिसमें दो लोग आपस में बोल रहे होते हैं उस क्रिएटिव राइटिंग में, तो उस लिहाज से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नो. अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की. इट्स अ टर्न ऑफ सवालिया जुमले. क्या है, आपने क्या करना है, पहले सब्जेक्ट आ रहा था उसके बाद वास्वत आ रहा था ना अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव में वास या वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब या आईएनजी, और ऑब्जेक्ट जब कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो भी लगा देंगे. मिसाल के तौर पर वाज ही क्राइंग, वर दे आर्गुइंग, वाज आई डूइंग इट राइट. यहाँ पर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसे फॉलो किया गया है. नाउ कम्स अ टर्न ऑफ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. बहुत आसान तरीका है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है. बस आपने क्या करना है कि सब्जेक्ट के जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस था ना उसमें वाज वर्ब पहले आ रहा था उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा था. बस आपने यहाँ पर क्या करना है, वाज वर्ब और सब्जेक्ट ये तो अग्रीमेंट है इनकी, लेकिन यहाँ पर वर्ब आईएनजी से पहले नॉट लगेगा. ठीक है, उसमें वाज वर्ब सब्जेक्ट और फिर वर्ब आईएनजी लग रहा था ना, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी के दरमियान में उसे दरमियान से एक तरह से तोड़कर दरमियान में नॉट लगा देना है. या फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आएगा वाजंट वरंट, यानी जो वास और वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद जो नॉट था वो हटाकर वास के साथ लगेगा, वाजंट बना देंगे, या वर्ब के साथ लगेगा और वरंट बना देंगे. बहुत ही आसान तरीका है. बस क्या है कि यहाँ पर अब वाजंट और वरंट के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आईएनजी आएगा, क्योंकि नॉट जो है वो वर्ब आईएनजी से पहले हटा दिया गया है. मिसाल के तौर पर वाजंट की कैलेंडर ट्रुथ, क्या वो सच नहीं बता रहा था. वरंट वी लीविंग सून, कि हम जल्दी नहीं जा रहे थे या जल्दी नहीं निकल रहे थे. वर यू नॉट लिसनिंग टू मी, क्या तुम मुझे नहीं सुन रहे थे. तो यहाँ पर सेम पैटर्न है जो कि मैंने आप लोग को अभी अभी स्ट्रक्चर में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का बताया है. Okay, so far we have successfully and thoroughly grasped all of the concepts of past continuous tense in different sentence types in active voice. And now we are going to shed the light on passive voice in past continuous tense, which is also really easy and nothing something specific or something really difficult for you guys. What are we going to do now? We are simply going to understand the structure of past continuous tense in passive voice, and it's also going to be really straightforward for you.
because what do we have to do in past continuous tense and passive voice, where our focus is mainly on the action and not on the doer. It is also known to all of the other learners of the spoken English in English language that in past continuous tense and in any type of tense in the passive voice, the main focus is on the action and not the doer of the action. And this passive voice is also mostly used in the written English, informal written English, and in informal public or social settings, such as meetings, then in written English in news reports, articles, formal writings, and in social public settings, you can use this past passive voice in past continuous tense in different types of social settings, in different types of meetings. तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट पहले आएगा। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि पास कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस में भी जो सब्जेक्ट था पहले, लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है कि जो सब्जेक्ट है ना पैसिव वॉइस में पास कंटिन्यूस टेंस का, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है पास कंटिन्यूस टेंस का जो पैसिव वॉइस में है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो वाइस वर्सा है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो पास कंटिन्यूस टेंस का जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था ना, वो यहाँ पर सब्जेक्ट बना हुआ है। उसके बाद वास या वर आएगा। उसके बाद एक फर्क आएगा जिसमें बीइंग आएगा, बी के साथ आई एन जी लगा दिया जाएगा, और जो मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है वो आ जाएगा। यानी मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वो लगेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के तौर पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आया हुआ है। उसके बाद जैसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस में वर आ रहा था या वाज आ रहा था, वो भी आएगा। उसके बाद बीइंग आएगा, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में फ़र्क आप लोगों को पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो कि एक सेंटेंस के जो मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा होता है, और जो मेन वर्ब होता है जो कि एक सेंटेंस का जो मरकजी फेल होता है, जिसके बगैर सेंटेंस इनकम्प्लीट है, वो मेन वर्ब होता है। उसके बाद एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो फॉर्म है पैसिव फॉर्म, वो लेस कॉमनली यूज होता है एज कम्पेयर टू अदर पैसिव सेंटेंसेस सॉरी टेंसेस, बट दिस टेंस इज ऑल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, और डिफरेंट राइट कॉन्टेक्स्ट में ये भी यूजफुल होता है। Now let's pay our attention to understand the usage of past passive past continuous tense. मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि सिंपल एक्शन पर फोकस होता है rather than the doer, एक स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। ठीक है, इसकी मिसाल क्या है, द हाउस वॉज बीइंग पेंटेड यस्टरडे, कल के दिन घर को पेंट किया जा रहा था। द डॉक्यूमेंट्स वर बीइंग रिव्यूड व्हेन द मैनेजर अराइव्ड। कुछ लोग इसे मैनेजर बोलते हैं जो कि गलत तरीका है, तो इसे यूजली मैनेजर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप स्ट्रेस पैटर्न को समझें। तो जब मैनेजर पहुंचा तब डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया जा रहा था। अब यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो पैसिव वॉइस है उसका इस्तेमाल हुए, और सिंपल पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस को सपोर्ट कर रहा है ताकि एक सेंटेंस का फ्लो बन सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पहले ऑब्जेक्ट आया है, यानी जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर पहले आया। उसके बाद वास वर्ब तो लगा ही लगा है, जो कि प्लूरल और सिंगुलर जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग फॉलो हुआ है। और उसके बाद बीइंग लगा है। ठीक है, बीइंग क्यों लगा है, क्योंकि बी का मतलब है होना, एक काम का होना, यानी एक सिचुएशन, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में होना किसी भी टेंस का या सेंटेंस का, तो वहाँ पर बी आ जाता है। उसके बाद उसके साथ आई एन जी लग गया, क्योंकि ये टेंस कंटिन्यूअस है, जारी है, तो यहाँ पर बीइंग आएगा। और पेंटेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या हो रहा था कि वर्ब लगता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर उसे फॉर्मल बनाने के लिए बी के साथ आईएनजी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये एक जो है ना कॉन्ट्रास्ट को, एक इस ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन को अपने लास्ट में अपने माइंड में रखना है, इसे समझना है आप लोगों ने। तो ये एक फर्क आ गया है। Now we are going to understand past continuous tense in different sentence types.
افرمیٹیو سینٹینسز. میں نے آپ لوگوں کو پہلے جنرل جو اسٹرکچر ہے وہ بتا دیا ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا. کیا ہے کہ جیسے افرمیٹیو سینٹینسز ہے نا, یہاں پر پہلے سبجیکٹ آئے گا, اس کے بعد واز یا ور آئے گا, دین بینگ آئے گا, اس کے بعد پاسٹ پارٹیسپل. پاسٹ پارٹیسپل کسے کہتے ہیں؟ ورب کی تھرڈ فارم کو پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں, ماضی مطلق. ایگزامپل, دا کیک واز بینگ بیکڈ. کیک کو بیک کیا جا رہا تھا. دا فلورز were being cleaned. فرشوں کو صاف کیا جا رہا تھا. یہ ایگزامپلس ہیں. We have so easily understood the affirmative sentences in past continuous tense, and now we are going to understand negative sentences in passive voice of distance. کیا ہے؟ آپ لوگوں نے اسٹرکچر سیم فالو کرنا ہے, بس فرق کیا جاتا ہے سبجیکٹ, اس کے بعد واز یا ورب, اس کے بعد ناٹ آئے گا بینگ سے پہلے. یعنی واز پہلے تو افرمیٹیو میں سبجیکٹ تھا, واز ورب تھا, اس کے بعد بینگ آ رہا تھا. اب کیا ہے, اب واز ورب اور بینگ کا جو فلو ہے نا, اسے توڑ کر درمیان میں ہم ناٹ لگا دیں گے. اس کے بعد پاسٹ پارٹیسپل یعنی ورب کی تھرڈ فارم سمپل. اگر آبجیکٹ کمپلیمنٹ ہے تو آپ وہ بھی لگا دیں, جیسے بائی ہم, بائی دیم ایٹسٹرا. دا فائلز ور ناٹ بینگ چیکڈ. فائلز کو چیک نہیں کیا جا رہا تھا. یا پھر دا فائلز ور ناٹ بینگ چیکڈ بائی دیم, بائی ہم, بائی ہر ایٹسٹرا. دا روم وازنٹ بینگ یوزڈ. کمرے کا استعمال نہیں کیا جا رہا تھا. یہاں پر کانٹریکٹڈ فارم آئی ہے, واز ناٹ کو کانٹریکٹ کر کے وازنٹ کر دیا گیا. دا بکس ورنٹ بینگ ارینجڈ. کتابوں کو ارینج نہیں کیا جا رہا تھا. یہاں پر ور ناٹ کو ورنٹ کر کے کانٹریکٹڈ فارم میں لکھ دیا گیا ہے. تو یہ اسپوکن انگلش میں کامن ہے, ریٹن انگلش میں بالکل بھی کامن نہیں ہے. یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. Now let's roll on to the interrogative sentences. Really easy, nothing difficult. What are we going to do now? We are simply going to alter the sentence structure of affirmative sentences in passive voice. Just slightly. How? پہلے افرمیٹیو میں سبجیکٹ کے بعد واز ور آ رہا تھا بینگ پاسٹ پارٹیسپل. یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں پر آپ نے سبجیکٹ کو بعد میں لکھ دینا ہے اور واز یا ور کو پہلے لکھ دینا ہے. Then the same structure would be followed. Being plus past participle. اس کی انٹر کوشچن مارک. سمپل. کس طرح سے ہم نے اسٹرکچر کو سمپل سلائٹلی آلٹر کر دیا ہے, چینج کر دیا ہے. واز دا پروجیکٹ بینگ ڈسکس. کیا پروجیکٹ کو بارے میں بحث کی جا رہی تھی. واز دا ونڈوز بینگ واشڈ. کیا کھڑکیوں کو دھویا جا رہا تھا. واز شی بینگ ٹریٹڈ فیئرلی. کیا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے, جائز طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا. نوٹ کریں کہ یہاں پر بالکل سیم اسٹرکچر فالو ہے جو کہ میں نے ابھی ابھی آپ کو بتایا. بس پر یعنی افرمیٹیو سینٹینس کو سلائٹلی چینج کر دیا گیا اور انٹروگیٹو بنا دیا گیا ہے. Okay, last but not least, we are now going to shed the light on negative interrogative sentences. Really easy, nothing difficult. یہاں پر کیا ہوگا کہ یہاں پر انٹروگیٹو سینٹینس کو سلائٹلی چینج کر دیا گیا ہے. جیسے واز ور پلس سبجیکٹ پلس ناٹ بینگ پاسٹ پارٹیسپل. یہاں پر جیسے انٹروگیٹو سینٹینس کا اسٹرکچر تھا نا کہ واز ور آ رہا تھا, اس کے بعد سبجیکٹ, پھر بینگ کا پاسٹ پارٹیسپل. یہاں پر واز ور سبجیکٹ, اس کے بعد ناٹ آئے گا, پھر بینگ آئے گا. یعنی سبجیکٹ اور جو بینگ کا ایک فلو ہے اسے توڑ کر اس کے درمیان میں ناٹ لگا دیا جائے گا, پھر پاسٹ پارٹیسپل. اور اسے اگر آپ کانٹریکٹڈ فارم میں لکھنا چاہتے ہیں اسپوکن انگلش میں استعمال کرنے کے لیے, تو یہاں پر وازنٹ آئے گا, ورنٹ آئے گا. یعنی جو ناٹ تھا نا جو کہ سبجیکٹ اور بینگ کے درمیان میں لگایا گیا تھا, وہ واز کے بعد اور ور کے بعد یعنی واز اور ور کے ساتھ لگا دیں گے اور پھر وازنٹ اور ورنٹ کے طور پر لکھ دیں گے. جیسے وازنٹ دا میل بینگ پریپیئرڈ. کیا کھانا تیار نہیں کیا جا رہا تھا. وارنٹ دا پیپرز بینگ سائنڈ. کیا کاغذوں پر دستخط نہیں کیے جا رہے تھے. ور دا لیٹرز ناٹ بینگ سینڈ. کیا خطوط نہیں بھیجے جا رہے تھے. تو یہ آپ کچھ سینٹینس کی ڈسٹنکشنس دیکھ لیں, گرامیٹیکل اسٹرکچرس کو آپ نوٹ کر لیں کہ کس طرح سے نیگیٹو انٹروگیٹو سینٹینسز کو فالو کیا جا رہا ہے ان ایگزامپلس کے اندر. تو یہاں سے آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے ان سینٹینس ٹائپس کو آپ پیسو وائس میں استعمال کر سکتے ہیں. Okay, now let's pay heed to the key differences between British and American English specific to past continuous tense. اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کچھ سٹل سے ڈسٹنکشنس آ جاتی ہیں past continuous tense کے لحاظ سے ان دونوں ڈائلیکٹس میں. Let's understand.
Okay, the first point is frequency of use with interruption. यानी um, जब एक सेंटेंस में इंटरप्शन आ रहा होगा, यानी एक सेंटेंस को दूसरा सेंटेंस जो है वो इंटरप्ट कर रहा होगा, तो उसमें कौन से टेंस को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। अब ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो ज़्यादा पास्ट परफेक्ट टेंस को फेवर करती है सीक्वेंसेस के लिए, यानी एक सेंटेंस में जब सीक्वेंसेस आप बनाना चाहते हैं, जिसकी एग्जांपल्स नीचे लिखी हुई हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अमेरिकन इंग्लिश जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके सिंपल पास्ट टेंस को उसके साथ ज़्यादा स्टिक करते हैं। एग्जांपल्स के तौर पर मैं आपको समझा देती हूँ। यूके, ही हैड जस्ट फिनिश्ड डिनर व्हेन द कॉल केम। उसने अभी अभी रात का खाना ख़त्म किया था जब कॉल आई। अब यहाँ पर जो है मीनिंग वही है, ठीक है, लेकिन टेंस का डिफरेंस आ गया। यूएस में आप देख लें, ही वॉज जस्ट फिनिशिंग डिनर व्हेन द कॉल केम। वो अभी अभी खाना मुकम्मल कर रहा था जब कॉल आई। मतलब ये है कि उसने अभी अभी खाना मुकम्मल किया और कॉल आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यूके में उन लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ, लेकिन यहाँ पर यूएस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। तो ये एक फ़र्क है दोनों में। ओके, अब नरेशन या डिस्क्रिप्शन में क्या फ़र्क आ जाता है। नरेशन का मतलब होता है बयान करना, ठीक है। स्पेशली किसी बुक के अंदर, किसी राइटिंग के अंदर आप नरेट कर रहे हैं, कुछ बयान कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसमें फ़र्क कैसे आएगा। जो ब्रिटिश इंग्लिश है ना, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल ज़्यादा करती है पोइटिकली या फिर डिस्क्रिप्शन को एलाबोरेट करने के लिए। मिसाल के तौर पर, इट वॉज स्नोइंग लाइटली एंड द हिल्स वर ग्लोइंग अंडर द मून लाइट। अब यहाँ पर ना एक सेंटेंस को पोइटिकली इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, या फिर वो किसी सीन को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हुआ है। इट वॉज स्नोइंग लाइटली एंड द हिल्स वर ग्लोइंग अंडर द मून लाइट, ये फ़र्क है। यूएस, यूएस में जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है जब आप कुछ नरेट कर रहे हो, ठीक है। इट स्नोड लाइटली एंड द हिल्स ग्लोड अंडर द मून लाइट, ठीक है। यहाँ पर भी एक पोइटिक वे में ना, शायराना अंदाज में एक बुक के अंदर या किसी भी राइटिंग के अंदर किसी सीन को डिस्क्राइब किया गया, लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारे डिफरेंसेस मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग कभी भी ये ना सोचें कि अगर किसी और इंसान ने किसी और टेंस का इस्तेमाल किया है सेम मैसेज को पहुँचाने के लिए, तो आप कहें कि नहीं मैं तो ये यूज़ कर रही हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, वो गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इंग्लिश है उसकी उसमें ग्रामर की बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। ट्रेडिशनल इंग्लिश, फंक्शनल इंग्लिश, यूनिवर्सल इंग्लिश, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल इंग्लिश, तो डिफरेंट टाइप्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग, और जो डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं इंग्लिश में, डिफरेंट डायलेक्ट्स का मतलब है डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट एरियाज़ की जो इंग्लिश, अपनी इंग्लिश है ना, वो उसके अकॉर्डिंग टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। बस ये है कि मैसेज जो है ना वो आपका सही से जाए। अगर आपका मैसेज प्रॉपर्ली जा रहा है तो डिफरेंट टेंस का इस्तेमाल करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपने अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है इंग्लिश में। स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल इंग्लिश को आप लोगों ने बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना, जैसे हमारे यहाँ हो रहा है, ठीक है, ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोगों ने इन नुआंसेस को, इन डिफरेंसेस को अपने माइंड में रखना है। Okay. In the end, really thank you guys for watching out all of my video thoroughly and with dedication. So, if you like my video, then please hit the like button, share my video, and also subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.